Hello everyone. So students, this is the fourth part of the video of this chapter. Sorry, that is chapter number 5, endocrine system. एंड पिछले वीडियोस में हमने फिज़िकल चेंजेस जो आते हैं एट द एज ऑफ एडोलेसेंस वो सारे डिस्कस करे थे. तो एडोलेसेंट क्या है? दिस इज़ द टाइम पीरियड वेयर यू आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द मेच्योरिटी. एट दिस स्टेज यू आर नीदर अ चाइल्ड नॉर अ मेच्योर अडल्ट. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एडोलेसेंट पीरियड के वक्त हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं. So here we go. During adolescence, sex hormones bring about certain changes in the body that helped to distinguish a male from a female and a boy from a girl. Means at this time क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो वर्क करना शुरू कर देते हैं एंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनिंग हो जाते हैं. द एक्सटर्नल फीचर इन विच द बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफर. अब जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं जिससे हम एक लड़का और लड़की में डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको ही हम सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. नाउ यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की डिफरेंट दिए हुए हैं कैरेक्टर्स. सबसे पहले ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर एंड चेस्ट. इन बॉयज़ व्हाट हैपन कि उनका जो शोल्डर होते हैं दे बिकम वाइड. डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी मसल्स, they start gaining more muscles. In case of boys, elongation of hands and feet, means there is a proper development of the hands and feet in the body of boys. Appearance of beard and moustache. You can this thing you can even notice that you started growing the beard on your face as well as moustaches. They just start coming out. Appearance of the pubic hair along with hairs on chest and thighs. So at the time of this age, at the time of puberty, what happens is appearance of pubic hair on your private parts as well as on the chest and thighs, it start growing. Deep and hoarse वॉइस ड्यू टू ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स एंड लैरिंग्स. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो वॉइस होती है वो कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है. एंड ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेक प्लेस. एंड what are the changes जो गर्ल्स में आते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक? दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड्स, राउंडिंग ऑफ द हिप्स, अपीयरेंस ऑफ द प्यूबिक हेयर, वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक रीजन. मतलब जो आपकी ये हिप बोन होती है वो चौड़ी होने लगती है, वाइड होने लगती है. वॉइस बिकम श्रिल इन कंपैरिजन विद बॉयज़. गर्ल्स की वॉइस कैसी हो जाती है? सॉफ्ट एंड स्वीट वॉइस. एंड बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज़ एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है गर्ल्स में वो स्टार्ट हो जाती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. तो कुछ यहाँ पे टेबल्स में चेंजेस दिए गए हैं. फिजिकल चेंजेस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस. तो सडन स्प्रेड ग्रोथ, मतलब बहुत तेज़ी से आपकी हाइट बढ़ती है इस एज में. सेम चीज़ गर्ल्स के साथ भी होती है. बॉयज़ के जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं और गर्ल्स में शोल्डर ब्रॉड ना होके उनके जो हिप रीजन होता है, पेल्विक एरिया, वो चौड़ा होने लगता है. चेस्ट बिकम ब्रॉड, इनका सीना चौड़ा होता है. एंड इन गर्ल्स अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट स्टार्ट टेकिंग प्लेस. Hair grow on face to form the beard, moustaches on chest and armpits, means under your arms, pubic region पे और चेहरे पे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं. वेयर एज इन गर्ल्स उनके फेस पे और चेस्ट पे हेयर्स नहीं आते हैं. दे हैव हेयर्स इन देयर अंडर आर्म्स एंड इन द pubic region. वॉइस बिकम डीप, होर्स एंड लो पिच्ड. और इसका उल्टा गर्ल्स के साथ होता है. दे आर हैविंग हाई पिच्ड वॉइस एंड श्रिल एंड स्वीट वॉइस. टेस्टीज enlarge एंड बिकम फंक्शनल. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं. सिमिलरली यहाँ पे ओवरीज जो होती हैं दे स्टार्ट फंक्शनिंग. पेनिस, स्कॉटल सैक enlarge एंड स्पर्म फॉर्मेशन बिकम. एज वेल एज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ग्रो करते हैं एंड जो उनका फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन वो करना शुरू कर देते हैं. एंड हेयर इन गर्ल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मीन्स जो पूरा ओव्यूलेशन का
तो एग फॉर्मेशन होना, फिर उसका ब्रेक डाउन होना, ये स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ऑलराइट, उसके बाद सोशल एंड इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। हमने फिज़िकल और जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं इनको डिस्कस करें। अब हम सोशल और इमोशनल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। Social emotional changes. The period of adolescence also include the intellectual and emotional changes and many social adjustment with family and friend. Means this is a time कि जब आप इंटेलेक्चुअली भी मैच्योर होते हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस आते हैं एंड यू हैव सर्टेन यू हैव टू एडजस्ट मेनी थिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आपका जो बिहेवियर है और एटीट्यूड है इन बोथ ऑफ यू वेदर बॉयज़ और गर्ल्स, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। सोशल चेंजेस, डिज़ायर टू एस्टेब्लिश द पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब आप खुद की आइडेंटिटी बनाना पसंद करते हैं, आपके अंदर से जिज्ञासा होती है। इन्जॉय इंडिपेंडेंस, आपको किसी की रोक टोक एंड ये सारी चीज़ें नहीं पसंद होती हैं। रिलेशनशिप विद पीयर्स, आपके जो साथी हैं उनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। फील ओवरी सेंसिटिव, आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। लुक फॉर एन आइडेंटिटी एंड सेल्फ स्टीम, सेम थिंग जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस करी कि अपनी आइडेंटिटी और अपने ऊपर मीन्स कॉन्फिडेंट फील करना, ये वाली फीलिंग आती है। फीलिंग अनसर्टेन अबाउट अनफैमिलियर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और ये सारी जो चीज़ें हैं करियर एंड लिवलीहुड, मैरिज एक्सेट्रा, इनके बारे में आप इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हो, इतना सोचते नहीं हो। पीर प्रेशर एंड मीन्स आपके जो साथी हैं उनका जो आपके ऊपर प्रेशर होता है, इट कैन इवन लीड टू द नेगेटिव things also। and ambition of achievement, you have somewhere you have the ambition as well to achieve your goals, right? then emotional changes क्या होते हैं? conflicts of thought due to the advance in reasoning skill, ये सारे चेंजेस आते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट इन मेमोरी, आपका जो थिंकिंग पावर है, मेमोरी है, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं एंड रीजनिंग स्किल बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस और फीलिंग्स आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं इस एज में। मूड स्विंग्स, इमोशनल्स अप एंड डाउन, कॉमन होता है कि आपको इरिटेशन और चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ें हों। सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट फिज़िकल अपीयरेंस, और आप जैसे ग्रो कर रहे होते हो तो आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको कंपेयर करते हो। एज वेल एज यू स्टार्ट हैविंग द सेक्शुअल फीलिंग्स। तो ये इमोशनल और सोशल चेंजेस जो आपकी बॉडी में आते हैं, आप में आते हैं। चेंजेस इन रिलेशनशिप, आपको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना अच्छा लगता है इन कंपैरिजन विद योर फैमिली, एंड इट्स मीन्स पॉसिबल कि आप अपनी फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो आपको एडोलेसेंट की एज में फेस करना पड़ती हैं? जो ये एडोलेसेंट पीरियड है ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है आपकी लाइफ का, क्योंकि इस वक्त आपकी बॉडी में फिज़िकली तो आप ग्रो कर ही रहे होते हो, इंटरनली भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, मेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं, मेमोरी का बढ़ना, इमोशनल, सोशल, हर तरह से। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पीरियड, और इस वक्त आप बहुत सारी चीज़ें फेस करते हो, और या आप निगेटिव चीज़ों की तरफ भी जा सकते हो, जैसे ड्रग अब्यूज़, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और अनवांटेड प्रेगनेंसीज। इफ़ यू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग रॉन्ग, एंड जैसे लड़ाइयाँ, मोस्टली वो इसके साथ ही होता है कि दे गेट इन्वॉल्व विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये क्यों होता है? बिकॉज एट दिस स्टेज वी आर अनेबल टू हैंडल सर्टेन थिंग्स। तो वॉट यू हैव टू मैनेज हियर कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। एट दिस एज यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज द थिंग्स। आपको अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे और सारी चीज़ों पे किस तरह से कंट्रोल करना है, एंड हाउ यू हैव टू थिंक द बेस्ट आउट ऑफ दैट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस क्या है? किसी भी चीज़ को लेकर आप जब सोचते हो एंड जो वो एक इमोशनल स्ट्रेन आपके ऊपर होता है, जो प्रेशर होता है, जिसको हम टेंशन कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड में, स्ट्रेस हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स, जिसके वजह से हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, या
ब्रीथिंग फास्ट हो जाना. सो ऑल दीज आर द मीन्स सिम्टम्स जिससे ये पता चलता है दैट यू आर इन स्ट्रेस. तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू. इसका इफ़ेक्ट ये है कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ के लिए इस एज में ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो आपको इसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है. यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ. यू हैव टू गिव टाइम टू व्हाट यू लाइक एंड वट एवर इज़ योर हॉबी. उन सारी चीज़ों को आपको टाइम देना है. मेडिटेशन करना है, योगा करना है. यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं. योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हॉबी, स्पोर्ट, मीन्स जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लाफिंग, रिक्रिएशंस, वो चीज़ें आप करिए, उसको एंजॉय करिए सो दैट आप जो स्ट्रेस है आपके लाइफ में उसको मैनेज कर सकें. और स्ट्रेस या टेंशन की वजह से आप किसी तरह के डिप्रेशन या किसी तरह के गलत काम में इन्वॉल्व ना हो. किसी भी प्रेशर में आके आप कुछ गलत मत करें या किसी मीन्स अब्यूसिव चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें. तो इस तरह से आपको इस एज में टैकल करना है. उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि पर्सनल हाइजीन की क्या इम्पोर्टेंस है. तो आप सबको पता है कि जैसे हम हर चीज़ जहाँ पे भी एरिया में रहते हैं या हम अपने रूम को मेंटेन करके रखते हैं तो उसकी हाइजीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हमारी पर्सनल हाइजीन मीन्स हम अपनी बॉडी को कैसे नीट एंड क्लीन रखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज. तो सबसे पहले द हेल्थ रीज़न, मतलब अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए. सोशल रीज़न कि आप सोसाइटी में आपकी एक अच्छी इमेज हो, उसके लिए आपको अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रखना है. साइकोलॉजिकल रीज़न कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको लेके, साइकोलॉजी को लेके. एंड पर्सनल रीज़न और अपने पर्सनल अट्रैक्शन के लिए यू हैव टू कीप योर हाइजीन वेरी गुड. तो पर्सनल हाइजीन हेल्प इन अटेनिंग द गुड हेल्थ बाय कीपिंग द प्रोटेक्शन. अ पर्सनल हेल्थ रीज़न इफ़ यू आर हैविंग अ गुड प्रॉपर हाइजीन तो आप बुरी जो इतनी तरह की बीमारियां हैं उससे अपने आप को बचा सकोगे. सोशल रीज़न में कि जब आप अपनी हाइजीन मेंटेन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुड पर्सनल हाइजीन प्रोजेक्ट वंस पॉजिटिव क्वालिटी इन सोसाइटी. बाय बीइंग वेल प्रेजेंटेड वन फील्स मोर कॉन्फिडेंट एंड मेक्स प्रोग्रेस इन लाइफ. It improves interpersonal relationship at various places such as workplace, in public meeting, etc. मतलब जब आप वेल मेंटेन हाइजीन हो तो पब्लिक में भी आपकी एक अच्छी इमेज होगी एंड यू आर गोइंग टू फील पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट. और आपका जो रिलेशन है लोगों के साथ वो अच्छा डेवलप होगा. देन साइकोलॉजिकल रीज़न, गुड पर्सनल हाइजीन रेजेस द कॉन्फिडेंस लेवल. मतलब जब आप अपने में फिट, हेल्दी और हाइजीन, क्लीन और स्मार्ट फील करोगे तो आप अंदर से फील करोगे पॉजिटिव एनर्जी, सेल्फ एस्टीम. आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, अपने आप को आप मीन्स अपने जो खामियां भी हैं उसमें भी आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करोगे एंड यू विल लुक अट्रैक्टिव फ्रॉम इनसाइड. पर्सनल रीज़न कि अपने वही मीन्स अट्रैक्टिव लगने के लिए यू शुड मेंटेन योर हाइजीन. एंड अब आप हाइजीन किस तरह से मेंटेन करते हो, तो सबसे पहले अपनी स्किन का आपको किस तरह से ख्याल रखना है. यू हैव टू टेक बाथ डेली अच्छे सोप से एंड यू हैव टू अप्लाई द मॉइस्चराइज़र. मीन्स आपकी स्किन ड्राई आउट ना हो उसके लिए आपको ऑयलिंग करनी है अपनी बॉडी की या मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है. ऑल्सो क्लीन द अंडर आर्म्स, जो आपके आर्मपिट्स हैं आपको उसको क्लीन करना है. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू क्लीन योर अंडर आर्म्स एट अ रेगुलर बेसिस तो आपके जो स्वेट है उसमें क्या आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी. सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लीन. देन टीथ एंड गम आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, वंस इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड. एंड रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. और हर खाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिंस योर माउथ. आपको अपने दांत साफ करने हैं, कुल्ला करना है सो दैट कि कोई भी फूड पार्टिकल आपके दांत में बचा ना रह जाए. हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर कि आपको अपने बालों को डर्ट से बचाना है, डैंड्रफ से बचाना है. उनको एक अच्छे माइल्ड क्वालिटी शैम्पू से धोना
धोना है, अपने बालों को ऑयलिंग करनी है वंस अ वीक, या आप ट्वाइस और थ्राइस अ वीक भी कर सकते हो. डू नॉट शेयर योर कोम विद अदर, डू नॉट यूज़ अदर्स कोम. और कभी भी हमें किसी के साथ अपनी पर्सनल चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमारा कोम है या हमारा टाल है, ये सारी चीज़ें हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए. एंड किसी दूसरे का कंघा यूज़ करना या अपना कोम किसी को देना, दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, क्योंकि इससे आप स्कैल्प के जो इन्फेक्शंस हैं उसको स्प्रेड करते हो. सो दिस इज़ नॉट गुड. आइज़ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? यू हैव टू वॉश योर आई विथ कोल्ड वाटर. दिन में 2 से 3 बार आपको ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोना है. कि आप जैसे बाहर आपने ट्रैवल किया है या आप बाहर निकलते हो तो किसी भी तरह की डस्ट और या गंदगी को अपनी आँखों से साफ़ करने के लिए. एंड यू हैव टू, जब भी आप स्टडी करते हैं सो एट दैट टाइम आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि वेर एवर यू आर सिटिंग वहाँ पे जो लाइट का सोर्स है वो प्रॉपर होना चाहिए. और सूरज की रोशनी से अपनी आँखों को बचाना है कि डायरेक्टली सनलाइट आपकी आँखों पे ना पड़े. नोज़, डू नॉट पुट फिंगर्स इनटू द नॉस्ट्रल्स. नाक में उंगली नहीं डालना है आपको. क्लीन द नोज़ रेगुलरली बाय ब्लोइंग द नोज़ और यूजिंग द क्लीन हैंकरचीफ. whenever you are washing your face, at that time you can clean your nose with cold water. While sneezing, cover the nose and mouth with hand or handkerchief. Whenever you are feeling like you're coughing or sneezing, you have to cover your nose as well as your mouth. एयर्स को आपको, जो आपके कान के लूब्स हैं, दैट एयर एक्सटर्नल एयर जो है उसको आपको नहाने के बाद किसी क्लोथ से आपको वाइप करना है, सो दैट जो भी डर्ट उसमें अंदर है वो क्लीन आउट हो जाए. एंड जो आपका एयर कनाल है उसको क्लीन करने के लिए आप एयरबड्स का यूज़ कर सकते हो. नेवर यूज़ एनी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो आपके एयर ड्रम को डैमेज कर सकता है. सो व्हाट यू हैव टू यूज़, आप जो एयरबड्स आते हैं कॉटन के, आप उससे अपना कान आफ्टर बाथिंग आप क्लीन कर सकते हैं. नेल्स एंड हैंड, आपको अपने नाखून छोटे काट करके ट्रिम करके रखना है. आपको नाखूनों को दांत से नहीं काटना है. बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है दैट दे यूज़ टू पुट फिंगर्स इनटू देयर माउथ एंड उसके बाद वो दांत से अपने नाखून को बाइट करते हैं, जो कि बहुत गंदी आदत है. क्योंकि आपको पता है कि हमारे नेल्स में कहीं ना कहीं डर्ट बैठती है एंड व्हेन वी आर कीपिंग दैट इनटू द माउथ, तो जो भी बैक्टीरियाज या इन्फेक्शन जर्म्स हैं दे डायरेक्टली गो into our mouths. So you have to avoid this. और आपको हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद you have to wash your hands, right? Change clothes, especially undergarments daily. आपके जो भी undergarments हैं वो आपको क्या करना है, वो per day you have to change it and you have to wash it and you have to wear a new one. and means आपको repeated वो जो गंदे कपड़े हैं उसको नहीं पहनना है. girls should take special care of cleanliness during menstrual period and this is very important. at the times of periods of girls what they have to do, they have to take care of the special cleanliness. मतलब उनको अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि whatever they are using and whichever products they are using, it should be clean. and the things and the pad they need to change it regularly on a proper time basis to avoid any type of infection, any type of fungal diseases. so it's very important for the girls to take care of themselves during the menstrual period. do not leave any cut or wound on a skin open as it can spread infection to other body part. and if you are having any injury, any cut or wound on your body, so you are supposed to band it up, because अगर आप उसको ओपन छोड़ोगे सो इट कैन लीड टू द इन्फेक्शन. मीन्स आपको उसको ट्रीट करना है, जो भी उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है. विद दैट यू आर नॉट अलाउड टू लीव इट ओपनली, राइट? देन गेट क्योर एनी डेंटल प्रॉब्लम. अगर आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको जल्द से जल्द डेंटिस्ट को दिखाइए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे और ग्रो करेगी एंड यू विल स्टार्ट हैविंग गेटिंग द बैड ब्रीथ फ्रॉम योर माउथ. उसके बाद देखिए चेक पॉइंट 2 डिस्कस करते हैं. इन्फेंसी इज़ द फर्स्ट ग्रोथ फेज इन ह्यूमन. येस, ट्रू. गर्ल्स अटेन सेक्शुअल मेच्योरिटी अर्लियर देन बॉयज़. येस, हमने पढ़ा था कि गर्ल्स में वो मेच्योरिटी पहले आ जाती है. एडोलेसेंट बॉय हैव हाई पिच्ड वॉइस. नो, बॉयज़ में कैसी वॉइस होती है? लो पिच्ड वॉइस होती है. तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. ट्रू, ट्रू, फॉल्स.
Personal hygiene refer to cleanness of one personal belonging. No, it's actually not refer to the personal belonging. Personal hygiene refer to the मीन्स आप अपना खुद का जो ख्याल रखते हो. जस्ट लेट मी चेक वंस कि इट एक्चुअली रिफर्स टू द पर्सनल बॉडी. आप अपनी बॉडी का जो ख्याल रखते हो, दैट इज़. स्ट्रेस कैन बी मैनेज बाई म्यूज़िक एंड रीडिंग. येस, अगर आपको म्यूज़िक और रीडिंग सुनना पसंद है तो आप इसके थ्रू भी अपना स्ट्रेस जो है उसको मैनेज कर सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर सम अप हो चुका है. अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. एक बार हम इसकी समरी को रैप अप करेंगे. एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल द कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी. कि ये क्या करता है, बाकी के जो मतलब एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है. और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं. हार्मोन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड, किसी के भी बने हो सकते हैं. ये ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होते हैं और पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, लेकिन इफेक्ट ये वहीं पे करते हैं जहाँ इनको काम करना है. और जिस ऑर्गन पे ये इफेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन करते हैं, टारगेट ऑर्गन कहते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, थायराइड है, पिट्यूटरी है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, एड्रीनल है, टेस्टिस और भी है. हाइपो एक्टिविटी मतलब कम हो जाना, हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है सिक्रीशन को ज़्यादा हो जाना. हार्मोन्स क्या करते हैं, एडोलेसेंट के पीरियड के वक्त चेंज करते हैं. और एडोलेसेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ग्रोथ, सेक्सुअल मैच्योरिटी, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस. स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अभी हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आप जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम जो इसकी एक्सरसाइजेस हैं और शॉर्ट टर्म्स वगैरह हैं उन सबको डिस्कस करेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे. थैंक यू एवरीवन.